नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्पेशल एजुकेशन विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप सबको उन्होंने वक्त दिया है। तो डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी, तो सिद्धार्थ जी, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं एक बड़ा मौजूद और बड़ा समसामयिक विषय है। ये जो तमाम सारी लोक सेवा आयोग की, विभिन्न के राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं होती थी, उसमें जो ब्लाइंड्स बच्चे थे वो उनको लेखन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसको लेकर अभी तक क्या प्रावधान था और अभी क्या कोई नई नीति इस पर आई है, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। धन्यवाद सुनीता जी। पहले तो हेलो हल्द्वानी के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिवादन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं, केंद्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, लोक सेवा आयोग की हैं या महत्वपूर्ण परीक्षाएं राज्य स्तरीय हैं, उनमें दिव्यांग बच्चे जब अपनी परीक्षाओं के लिए जाते हैं तो कई बार उनको एक असुविधा का सामना करना पड़ता है, वो होता है लेखन संबंधी। तो कई तरह की दिव्यांगताएं हैं। भारत सरकार का जो RPDW एक्ट है, उसमें जितने भी पुराने एक्ट थे उनमें दिव्यांगताएं बहुत कम बताई गई थी, कहीं 4 कहीं 5 थी। तो उनके हिसाब से तो स्क्राइब पॉलिसी थी। स्क्राइब पॉलिसी ये होती है कि आप किसी को लेखन में सहायता के लिए एक अलग से व्यक्ति उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जब ये RPDW एक्ट 2016 आया तो इसमें 21 प्रकार की निशक्तताएं या दिव्यांगताएं हम उन्हें कहें वो मेंशन की गई। तो एक अलग तरह का शब्द प्रयोग हुआ है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सबसे पहले इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो होती है जिसमें जो व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग हो, उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी के नाम से संबोधित करते हैं कि इस बंदे के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। 40% से ज्यादा 40% से। मैं आपको बताऊंगा, ये जो RPDW एक्ट 2016 है, इसकी एक धारा है 2R, जिसमें कि ये कहा गया है कि ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें 40% से कम की दिव्यांगता ना हो, यानी 40% से अधिक की हो, और वो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को इसके अंदर एक होनी चाहिए, और ये डिसेबिलिटी कोई मेडिकल बोर्ड या कोई ऐसा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने वाला व्यक्ति प्रमाणित करे। तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ अभी तक क्या हुआ है कि जितने भी हम आम सामान्य जनमानस हैं उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का पता नहीं रहता, क्योंकि कई बार ये टर्म ऐसा यूज होता है जो या तो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर मेडिकल बोर्ड के लोग हैं जी, वही बेंचमार्क डिसेबिलिटी को जानते हैं। 40% या उससे ज्यादा की जो डिसेबिलिटी है उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलेंगे। हाँ, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहलाती है। तो ये उससे कम के लिए क्या अलग प्रावधान होते हैं? उससे कम के लिए मान्य नहीं होता है। तो उससे कम को क्या डिसेबल नहीं माना जाता है? नहीं, उससे कम को नहीं माना जाता। क्या होता है कि मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले को ही हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और वो जो दिव्यांग लोगों के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है उसका वो लाभ ले सकते हैं। जैसे रेल में रियायत का, बस में रियायत का होता है, या पेंशन उनकी लगती है क्योंकि समाज कल्याण विभाग देता है। तो विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या जो नीट या आपका इंजीनियरिंग की IIT की परीक्षाएं होती हैं, उनमें एक अलग कोटा रहता है दिव्यांग लोगों का, तो वो इसी 40% के आधार पर रहता है। जी। तो सर, और क्या क्या नीति में बदलाव आया है, कुछ बताएं। 11 फरवरी 2021 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने UPSC के संदर्भ में एक निर्णय दिया था, जो हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, कि वो एक इसके लिए पॉलिसी बनाए, स्क्राइब पॉलिसी उसको कहा गया था। और इस स्क्राइब पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, इसने एक बड़े वृहद स्तर पे एक स्क्राइब पॉलिसी बनाई। वो स्क्राइब पॉलिसी ये थी कि कई लोगों को ऐसी क्लिनिकल संबंधी समस्याएं होती हैं जिनमें उनको लेखन संबंधी दिक्कत आती है। जैसे कई बार हाथ कांपता है ना, पार्किंसंस रोग होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो एसिड अटैक से विक्टिम होते हैं बेचारे, या जिनको एसिड अटैक हुआ है जिनके ऊपर, तो उनके हाथ में एसिड जलने से कारण उंगलियां उनकी चल नहीं पाती हैं, या उंगलियों में दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो नेत्रहीन है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे लो विजन रहते हैं कि उनको एक तरह से हम पूर्ण दृष्टि विहीन तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनको बहुत ही सूक्ष्म
दिखाई देता जिसके लिए उनको भी जरूरत होती है। अब 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में नई नई डिसेबिलिटियां भी आ गई हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, माइल्ड मॉडरेट वाला है। कई लोग ऐसे भी हैं इसमें डिसेबिलिटी में जिनको स्किन से संबंधित रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। अच्छा। तो कई समस्याएं ऐसी आ जाती हैं। तो कोर्ट की इन बातों को मानते हुए जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, इसने एक अलग तरह से स्क्राइब पॉलिसी के लिए नियम जारी दिए। हाँ, ये 10 अगस्त 2022 को उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को, यूजीसी को, सभी जो केंद्रीय संस्थान है और सभी केंद्रीय राज्य स्तर के जो विभाग हैं मंत्रालयों के, जहाँ पे इस तरह की समस्या आती है, वो लोग अपनी परीक्षाएं कोई आयोजित करते हैं, क्योंकि विभागीय परीक्षा भी कई जगह होती है, तो उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए उन्होंने। जो ये फैसिलिटी इनको मिलती है, ये एक सर्टिफिकेट के कारण ही मिलती है, और वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए उन्होंने एक कमेटी का निर्धारण करने के लिए कहा है। उस कमेटी में देखिए कौन कौन लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो उसका अध्यक्ष होगा वो या तो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, या फिर कोई सिविल सर्जन होगा, या फिर चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगा, वो इस कमेटी का चेयरमैन होगा, वही निर्णय लेगा अंतिम। उसके साथ ऑर्थोपेडिक जो रहते हैं या जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अगर उपलब्ध है तो वो भी रहेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो भी रहना है, क्योंकि देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम यही रहता है कि आइडेंटिफाई करना। कई बार मानसिक रुग्णता भी एक बीमारी है, बिल्कुल। जो आरपीडी डेवलपमेंट में 21 तरह की डिसेबिलिटी में आई है। साथ ही कोई रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकाइट्रिक रहेगा, या कोई स्पेशल एजुकेटर रहेगा, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेगा यदि वो उपलब्ध है, और एनी अदर एक्सपर्ट, यानी कि कोई भी अन्य ऐसा एक्सपर्ट जो कि कैंडिडेट की उन कंडीशनों को समझ सकता है कि इसको लेखन संबंधी दिक्कत है। ये इतने लोग इस कमेटी में रहेंगे। और ये कमेटी सब जगह फॉर्म होनी है? ये सब जगह फॉर्म होनी है। होता क्या है कि तमाम कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में ये होती है आपके जिला स्तर के चिकित्सालयों में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जो DDRC हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये हर एक जिला हॉस्पिटलों में रहती है, जिला मुख्यालयों में रहती है। होता क्या है कि पहले ये होता था, लोग चले जाते थे, डॉक्टर को चेकअप कराते थे, वो 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जारी कर देता था। इसका कई बार लोगों ने दुरुपयोग भी किया। तो इन दुरुपयोगों से बचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी निर्धारित करेगी कि अब सीधा आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाकर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना सकता, आपको पहले इस प्रोसेस से इन लोगों की कमेटी के बीच में गुजरना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, कैंडिडेट जिसके अंदर ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, वो अगर किसी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान को कहे कि आप मेरे को स्क्राइब दें, तो वो उस विश्वविद्यालय को देना पड़ता है। लेकिन ये प्रावधान भी इसमें है स्क्राइब पॉलिसी में, अगर विश्वविद्यालय के पास नहीं है उपलब्ध, तो वो अपने स्तर से भी लाए। हाँ, लेकिन पहले आपको विश्वविद्यालय को बोलना है। हाँ, पहले ही अपने स्तर से नहीं ला सकते हैं। अपने स्तर से नहीं ला सकते हैं। और वो जो व्यक्ति होगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है? उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो उससे थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, कम से कम वो मैट्रिक से ऊपर का हो। लेकिन व्यक्ति अगर BA का एग्जाम दे रहा है तो वो उससे एक क्लास नीचे होना चाहिए। लेकिन न्यूनतम जो है उसकी योग्यता वो कम से कम मैट्रिक पास हो, यानी 10th पास हो। अब देखिए, इसमें एक चीज और बहुत बेहतरीन लिखी गई है इस नियम में, इस नियमावली में, जो कैंडिडेट है उसको अपने स्क्राइब को 2 दिन पहले अपने संस्थान में वो ला सकता है मिलाने के लिए कि ये मेरा स्क्राइब है, ये मेरी तरफ से लिखेगा, मैं वहां रहूंगा, उत्तर तो इसने लिखना है, ताकि यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन बॉडी या जो भी सेंटर है या इंस्टीट्यूशन है वो उसको चेक कर सके कि ये स्क्राइब के लायक है कि नहीं। ये विश्वविद्यालय को भी अधिकार है, या केंद्रीय संस्थान को, जो भी परीक्षा कराने वाली संस्था है, तो उसको भी अधिकार है कि जो स्क्राइब आ रहा है वो स्क्राइब ठीक है कि नहीं। तो ये अंतिम निर्णय फिर परीक्षा लेने वाली नियामक संस्था या जो भी संस्था है वो लेती है, निर्धारित करेगी। जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दी और बिल्कुल नई जानकारियां हैं। एक जानकारी और है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। द कैंडिडेट शुड आल्सो बी अलाउड टू टेक डिफरेंट स्क्राइब फॉर राइटिंग डिफरेंट पेपर्स, स्पेशली फॉर लैंग्वेज। देखिए क्या होता है, कई बार हम स्क्राइब लाए, वो हमारा संस्कृत, अगर वो स्क्राइब संस्कृत भाषा का पेपर देना चाहे हमारा विद्यार्थी, तो स्क्राइब को अगर संस्कृत नहीं लाती तो उसको स्पेशली अपने संस्कृत लैंग्वेज का स्क्राइब लाने का अधिकार है। कई बार हमारा विद्यार्थी अगर उर्दू का है, उर्दू का पेपर अगर वो सामान्य विषयों के साथ दे रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब आपको पता ही है विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए स्वतंत्र है, तो कई बार ऐसी समस्याएं भी आ जाती, तो स्क्राइब को लाने का अधिकार है कि वो एक अलग स्क्राइब दूसरे दिन ला सकता है दूसरे विषय के लिए।
लेकिन ये सारी जानकारी देनी, अभी तक ये व्यवस्था थी नहीं। अभी तक था कि एक ही स्क्राइब उसका सारे पेपर देगा, लेकिन अब वो हर विषय के लिए अपने हिसाब से स्क्राइब ला सकता है या फिर विश्वविद्यालय उसको मुहैया कराए। हाँ, हर विषय के लिए वो सूचना भाषा उसको पूर्व में देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो स्क्राइब अलग अलग लाने की व्यवस्था तभी उस पे लागू होगी। अगर वो हिंदी का पेपर दे रहा है, इंग्लिश का भी दे रहा है, तो हर भाषा का वो अलग लाएगा, सिर्फ भाषा संबंधी पेपरों के लिए। अन्य जो सामान्य परंपरागत विषय हैं उनमें स्क्राइब एक ही चलेगा। तो मुझे लगता है ये अच्छी एक है, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस की गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी जरूरत महसूस की गई होगी, तो एक अच्छी पहल है। तो सिद्धार्थ जी, कुछ और बचा है, कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ, एक चीज और है इसमें, जो हमारा अभ्यर्थी होगा तो उसको असिस्टिव डिवाइस लाने की परमिशन है। जो उपकरण है, सहायक उपकरण, वो ला सकता है, उस पर कोई बंदिश है नहीं। अभी तक ये रहता था या इस तरह की जो भी चीजें, अभी तक नहीं, कैलकुलेटर तो नहीं कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे जैसे टॉकिंग मोबाइल रहता है कोई चीज सुनने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ मोबाइल ऐसे आते हैं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान उपलब्ध कराता है कि आप कोई मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो वो स्कैन करके आप सुन सके। अच्छा। कई बार ये रहता था हेयरिंग एड आप नहीं ला सकते हैं, तो उसमें नकल की वो थी, लेकिन अब लाने की परमिशन है, मिल गई है। हाँ, चलिए, ये उनके हक में एक फैसला है फिर। और 20 घंटे वाली जो समय सीमा थी, 20 मिनट वाली उनके पास समय सीमा जो थी, प्रति घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, वो लागू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जी। तो काफी जानकारी आपने दी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल नई जानकारी है। कुछ और छूट गया है तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, एक अंतिम जो जानकारी वो है वो संस्थानों के लिए भी है। कई बार क्या होता है कि कोई भी स्क्राइब आ जाता है, कई बार उसके बारे में पता चलता है कि वो कहीं वांछित रहा है या कहीं पे वो दिक्कत में रहा है, या मतलब कहीं उस पर कोई आरोप लगा है, तो क्योंकि ऐसी जानकारियां सामान्यतः कोई देता नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय या केंद्रीय संस्थान या जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है उसको ये राइट है कि वो उसकी विजिलेंस जांच करा ले अगर उसको संदेह होता है। अच्छा। तो ये एक अच्छी चीज है कि दोनों तरफ उन्होंने बराबर को सुविधाएं दी हैं कि ना तो कोई अभ्यर्थी ऐसा अपना मनमाना कर सके और ना ही कोई परीक्षा की एजेंसी है उसमें कुछ अपनी मनमानी कर सके। दोनों को कानून के दायरे में रह के काम करना है। चलिए, काफी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक नए विषय पर इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, स्क्राइब पॉलिसी पर आज आपने सुना, नई पॉलिसी आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और बहुत सारी जानकारी आपने सुन ली है। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। रेडियो मित्र अपनी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।